हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को यूपीएससी के सिलेबस के साथ लिंक करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखेंगे और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं उन्हें देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप सब काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। स्टूडेंट्स, आज का एडिटोरियल एनालिसिस हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है, जो 23 सितंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है व्हाट लेबर नीड्स। स्टूडेंट्स, यदि इस एडिटोरियल को हम लोग समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि विशेष रूप से तीव्र आर्थिक संकट की इस अवधि में श्रमिकों की चिंताओं को श्रम कानूनों में किसी भी सुधार के केंद्र में रखा जाना चाहिए। सबसे पहले हमें यह एड्रेस करना पड़ेगा कि जो हमारे श्रमिक हैं उनकी असली चिंताएं क्या हैं। हमारा सारा फोकस इस पे होना चाहिए कि हमारे श्रमिकों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना होने पाए। स्टूडेंट्स, यदि इस एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी के सिलेबस के साथ लिंक करें तो हम जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से उसे जोड़कर देख सकते हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक्स जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इत्यादि से जोड़कर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। 22 सितंबर को लोकसभा ने 3 श्रम संहिताओं लेबर कोड्स के नए संस्करण पारित किए, जो हैं नंबर 1 औद्योगिक संहिता विधेयक 2020, नंबर 2 सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2020 और नंबर 3 व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति संहिता विधेयक 2020। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे लिए जरूरी होगा कि हम थोड़ी सी जानकारी इन विधेयकों के बारे में प्राप्त कर लें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, औद्योगिक संहिता विधेयक इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2020। स्टूडेंट्स, इस विधेयक के अंदर जो सबसे बड़ा और प्रमुख डिसीजन लिया गया है वो ये लिया गया है कि जो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स हुआ करते थे और उनको जो स्थायी निर्देश स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉलो करने की जो कंडीशन थी उसकी संख्या जो है वो पहले 100 हुआ करती थी, अब उसको बढ़ा करके 300 कर दिया गया है। देखिए, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 मेक्स इट ऑब्लिगेटरी फॉर एम्प्लॉयर्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट वेयर 100 or more workers are employed to clearly define the conditions of employment and rules of conduct for workmen। देखिए, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 के अंतर्गत पहले कोई भी ऐसा इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जहां पे 100 या 100 से ज्यादा वर्कर्स काम करते थे तो उन्हें ये क्लियरली स्पेसिफाई करने की जरूरत होती थी कि आपके एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस क्या है और आपका कंडक्ट क्या रहेगा। जो रूल्स होते थे वो बताने की जरूरत थी। लेकिन अब ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, देखिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स से कंफ्यूज मत होइएगा। स्टैंडिंग ऑर्डर्स बड़ा बेसिक सा समझिए। स्थायी निर्देश स्टैंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब होता है कि रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर वर्कमैन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट। मतलब जो रूल्स ऑफ कंडक्ट होते हैं किसी भी वर्कमैन के लिए जिसको एक इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में एम्प्लॉय किया जाता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स या फिर स्थायी निर्देश। तो पहले ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स की कंडीशन उन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर अप्लाई होती थी जिनकी संख्या 100, जहां पे एम्प्लॉयज की संख्या 100 या 100 से ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन अब इसको बढ़ा करके 300 तक कर दिया गया है। मतलब 300 एम्प्लॉयज तक के इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट को अब किसी भी तरीके का स्टैंडिंग ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। द न्यू प्रोविजन फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर विल बी एप्लीकेबल फॉर एवरी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स wherein 300 or more than 300 are employed or were employed on any day of preceding 12 months। अब ये जो नया प्रोविजन हम लोगों ने स्टैंडिंग ऑर्डर स्थायी निर्देशों के लिए इंट्रोड्यूस किया है, ये केवल उन्हीं इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर अप्लाई होगा जहां पर 300 या 300 से ज्यादा वर्कर्स
काम कर रहे हैं या पिछले एक साल में किसी भी एक दिन 300 या 300 ज्यादा वर्कर्स ने अगर काम किया है तो ये उनके ऊपर अप्लाई होगा। Without the need of a standing order in increased industrial establishments due to the raised threshold, the process of hiring and firing workers will be more flexible and faster for employers, which would result in increased employment. देखिए पहले होता ये था कि यदि 100 से ऊपर जब संख्या होती थी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो यदि उसको किसी भी तरह की हायरिंग करनी है या एम्प्लॉयज को निकालना है तो वहां पे सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन क्योंकि अब स्टैंडिंग ऑर्डर्स को बढ़ा करके 300 तक कर दिया गया है, तो अब जो हायरिंग की जो प्रक्रिया होगी वो अपने आप एक पेस पकड़ सकती है, एक तेजी जो है वो पकड़ सकती है। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस न्यू कंडीशंस फॉर कैरिंग आउट अ लीगल स्ट्राइक। कुछ नए कंडीशंस इंट्रोड्यूस किए हैं यदि आप लीगल तौर पर हड़ताल पर जा रहे हैं। द टाइम पीरियड फॉर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हैज बीन इंक्लूडेड इन द कंडीशंस फॉर वर्कर्स बिफोर गोइंग ऑन अ लीगल स्ट्राइक एज अगेंस्ट ओनली द टाइम फॉर कंसाइलेशन एट प्रेजेंट। देखिए आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स मतलब कि मध्यस्थता करने का जो प्रोविजन है उसको भी यहां पे हम लोग देखेंगे कि इंट्रोड्यूस करवाया गया है। No person employed in any industrial establishment shall go on strike without a 60-day notice। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में एम्प्लॉयड है वो बिना 60 दिन पहले उसको एक नोटिस देना पड़ेगा 60 दिन पहले कि ऐसे ऐसे उसे स्ट्राइक पे वो जाएगा। एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर अ ट्राइब्यूनल और अ नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। मतलब यहां पे सीधी सी बात समझिए, यदि कोई वर्कर डिसाइड करता है कि भाई उसे इंडस्ट्रियल स्ट्राइक पर जाना है तो सबसे पहले उसे 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। ये तो एक नॉर्मल केस हो गया। या फिर यदि कोई मुद्दा जिसके ऊपर वो स्ट्राइक करना चाह रहा है वो किसी ट्रिब्यूनल के सामने प्रेजेंट है या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सामने भी प्रेजेंट है तो भी उसे 60 दिन का नोटिस पीरियड पहले देना पड़ेगा। एंड 60 days आफ्टर कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स। एक बात यहां पे और है, फैसला जब तक वो मामला ट्रिब्यूनल में चल रहा है उसके पहले 60 दिन का उसको इंतजार, 60 दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। दूसरी चीज, जब ट्रिब्यूनल अपना फैसला सुना देगा तो अपना फैसला सुनाने के बाद जब वो फैसला आ जाएगा तो उस फैसले के आने के 60 दिन के बाद ही किसी भी तरीके की हड़ताल की जा सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं इससे। इट विल वाटर डाउन द लेबर राइट्स फॉर वर्कर्स इन small establishments having less than 300 workers and would enable companies to introduce arbitrary service conditions for workers। देखिए मैंने आपको बताया ना कि हायरिंग और फायरिंग दोनों यहां पे इफेक्ट होंगी। अब जहां पे जिन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स में वर्करों की संख्या 300 से कम है तो वहां पे हो सकता है कि जो एम्प्लॉयर है वो इस चीज का फायदा उठाए और हो सकता है कि जो सर्विस कंडीशंस जो है वो अपने मनमाने ढंग से लगाना शुरू करते हैं। इट विल गिव ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉयर्स इन टर्म्स ऑफ हायरिंग एंड फायरिंग डिसमिसल फॉर एलिजिड मिसकंडक्ट एंड रिट्रेंचमेंट for economic reasons will be completely possible for all industrial establishments employing less than 300 workers, which is complete demolition of employment security। देखिए मैंने आपको वही बात बताई कि यहाँ पे बहुत सारी अथॉरिटी आ जाएगी उन सभी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स के ओनर के पास जिनके पास 300 से कम एम्प्लॉइज हैं। वो अपने मनमाने ढंग से चीजों को चला सकते हैं। हायरिंग और फायरिंग का प्रोसेस पूरा का पूरा अब उनके कंट्रोल में है। इससे होगा क्या, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनकी जो एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। दूसरा विधेयक था आपका, वो था सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2020। It proposes a national social security board which shall recommend to the central government for formulating suitable schemes for different sections of unorganized workers, gig workers and platform workers। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे समझिए, जो सोशल सिक्योरिटी कोड बिल है वो ये कहता है कि वो एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड प्रपोज करेगा। उस नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का काम क्या होगा, वो केंद्र सरकार को रिकमेंड करेगा कुछ अलग अलग स्कीम्स जो कि डिफरेंट सेक्शंस हैं हमारे वर्कर्स के, उनके लिए ऑर्गेनाइज किया जाए, जैसे कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स इत्यादि। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टर्म आया है जिसको हम लोगों ने बोला गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स से ही संबंधित एक इकोनॉमी भी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गिग इकोनॉमी। देखिए
ये एक तरीके का फ्री मार्केट सिस्टम होता है जहां पर जो टेम्पररी पोजीशंस होती है ना ऑर्गेनाइजेशंस में, जो टेम्पररी पोजीशंस है, परमानेंट पोजीशंस नहीं, टेम्पररी पोजीशंस जो होती हैं वो ऑफर की जाती हैं। मतलब ये जो नौकरी होती है ये आप कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म कमिटमेंट है। और गिग, वैसे अगर हम लोग बात करें, गिग एक तरीके का स्लैंग शब्द होता है, वो किसी भी ऐसी जॉब के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही लास्ट करती है। ऑल्सो एग्रीगेटर्स एम्प्लॉइंग गिग वर्कर्स विल हैव टू कंट्रीब्यूट 1 to 2% ऑफ देयर एनुअल टर्नओवर फॉर सोशल सिक्योरिटी। साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2020 के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि वो सारे के सारे एम्प्लॉयर्स जो गिग वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं उन्हें अपने एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए देना पड़ेगा। हाउएवर यहां पे एक बात और है, वो ये कही गई है कि जो अमाउंट वो लोग देंगे इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 5% ऑफ द अमाउंट पेएबल बाय द एग्रीगेटर टू गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। जो भी वो अमाउंट देंगे वो 5% से ज्यादा नहीं हो सकता जो उन्होंने अपने गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सैलरी के तौर पर दिया है। मतलब 1 से 2% अपने एनुअल टर्नओवर का दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस अमाउंट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 5%। 5% से ज्यादा नहीं हो सकता जो उन्होंने अपने गिग वर्कर्स को और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को दिया है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड बिल 2020। नाउ इस बिल के अंतर्गत इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर को डिफाइन किया गया है। क्या बोल करके डिफाइन किया गया है? वहां पे ये बोला गया है कि कोई भी ऐसा वर्कर जो अपने दम पर एक स्टेट से आया है और उसने किसी दूसरे स्टेट में रोजगार हासिल किया है और वहां पर 18,000 रुपए प्रति माह तक कमा रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर हम लोग बोलेंगे। यहां पे इस बिल में यह भी कहा गया है कि इट हैज ड्रॉप द अर्लियर प्रोविजन फॉर टेम्पररी अकोमोडेशंस फॉर वर्कर नियर द वर्क साइट्स। आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे वर्कर्स जब वर्क साइट होती है तो वहीं पे ही वो एक तरीके से कच्चा मकान अपने लिए बना लेते हैं। ये कच्चा मकान की जो टेम्पररी अकोमोडेशन का जो प्रोविजन था इसको पूरे तरीके से हटा दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है। क्या? हैज प्रपोज्ड अ जर्नी अलाउंस, अ लंप सम अमाउंट ऑफ द फेयर टू बी पेड बाय द एम्प्लॉयर for to and fro journey of the worker from their native place from the place of their employment। मतलब यहां पे एक तरीके का जर्नी अलाउंस दिया जाएगा। अब जर्नी अलाउंस क्या है? जर्नी अलाउंस वो अमाउंट होगा जो किसी एक वर्कर को मिलेगा। ये जो भी उसने ट्रैवलिंग में जो खर्चा किया है, जो भी उसका पैसा अपने घर से उस पर्टिकुलर जगह जहां पे वो काम कर रहा है वहां तक आने में जितना भी उसका पैसा खर्चा हुआ है सफर में, वो पूरा का पूरा पैसा कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स श्रम कानूनों में सुधार। कठोर और पुरातन श्रम कानूनों में संशोधन लंबे समय से नीतिगत एजेंडे पर रहा है, लेकिन फिर भी इस विषय में अधिक प्रगति नहीं हुई है क्योंकि संशोधन का दृष्टिकोण दोषपूर्ण रहा है। श्रम सुधार को प्राय श्रमिकों को कार्य संलग्न करने और कार्य से हटाने की शक्ति फर्मों को सौंपने तक सीमित रखा गया है, जहां सरकार की मंजूरी की आवश्यकता भी नहीं होती है। देखिए यहां पे ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो श्रम कानूनों में जो सुधार है वो रिक्वायर्ड है। अभी तक होता क्या था? श्रम कानूनों का मतलब सिर्फ यहीं तक ही डेफिनेट था कि किसी भी श्रमिक को हायर करना या उसे नौकरी से निकालना, बस यहीं तक ही लिमिटेड थे और सरकार ने भी इस पे कोई बहुत खासा ध्यान नहीं दिया। जबकि अधिक लचीले श्रम बाजारों के पक्ष में वास्तव में एक मजबूत तर्क मौजूद है। देखिए अभी ये जो सिचुएशन हम लोगों ने देखी है कोविड-19 महामारी के दौरान, तो हम लोगों ने कुछ बहुत बड़े बड़े डिमेरिट्स देखे। नंबर 1, श्रम बल के बड़े समूह वर्गों के लिए बुनियादी सुरक्षा ताने बाने, बेसिक सेफ्टी नेट्स की कमी को उजागर किया है। अभी आप लोगों को पता होगा जब लॉकडाउन लगा मार्च और अप्रैल में, क्या सिचुएशन हो गई थी हमारे यहाँ पे श्रमिकों की। तो जो बेसिक जो एमिनिटीज, जिसकी अगर हम लोग बात करें कि जो बुनियादी सुरक्षा है, वो तक हमारे श्रमिकों को नहीं प्रदान की जा पाती है। और ये आप ये समझिए, ये एक मैं बहुत बड़े वर्ग की बात कर रहा हूं। शहरों से उनके अनियोजित और विवश पलायन के कारण व्यापक अविश्वास पैदा हुआ है। देखिए जब एक मजदूर, जब श्रमिक जिनको अपने घरों को छोड़ करके, जहां पर वो इतने सालों से काम कर रहे थे, जिन शहरों को उन्होंने अपने हाथों से बनाया, उन्हें विवश होकर के छोड़ करके आना पड़ा। अब इससे हुआ क्या?
एक तरीके का अविश्वास पैदा हुआ है लोगों के मन में। इसलिए पहला कदम इस संकट को दूर करने और श्रम बल के विश्वास को पुनर्बहाल करने के साथ साथ किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा संरचना के सृजन पर लक्षित होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारे श्रमिक हैं उनके मन में दोबारा से इस विश्वास को हम लोग पैदा करें कि नहीं, हम आपके साथ हैं। और साथ ही साथ सरकार को इस पे भी काम करना चाहिए कि जो सोशल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, मतलब सामाजिक सुरक्षा संरचना, इस पे फोकस हमारा ज्यादा होना चाहिए। वास्तव में व्यवसायिक चक्रों के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए फर्मों को अधिक लचीलापन प्रदान करने की आवश्यकता है। यहां पे देखिए ये बोल रहा है कि भाई जो अलग अलग तरीके के अप्स एंड डाउन्स आते हैं फर्म्स में ना, उनसे निपटने के लिए कहीं ना कहीं जो फर्म्स हैं उनको भी हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। हालांकि 300 से कम श्रमिक वाले फर्मों के लिए स्थायी आदेशों स्टैंडिंग ऑर्डर्स की समाप्ति, जिसके दायरे में प्राय देखिए मेजॉरिटी 80 से 85% जो फर्म्स है ना हमारे यहाँ पे, वो इस प्रोविजन के अंदर आ जाएंगी, जहां पे जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो 299 एम्प्लॉयज तक रहेगा। अधिकांश संगठनों में श्रमिकों के मूल अधिकारों को प्रभावहीन करने के समान है, जिससे उनकी सौदेबाजी की शक्ति प्रभावित होती है। लेकिन जैसे देखिए मैंने शुरुआत में भी आपसे मैंने कहा कि ये एक तरीके का एडवांटेज तो है हायरिंग में, लेकिन ये एक डिसएडवांटेज भी बन सकता है हमारे श्रमिकों के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आर्बिट्रेरी कुछ भी एम्प्लॉयर कोई भी अलग अलग चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो हमें इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारे श्रमिक हैं उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो इफेक्ट ना होने पाए। कुछ अन्य पहल इन विधेयकों में प्रस्तुत अन्य पहलों में अंतरराज्य प्रवासी श्रमिकों, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स और गिग इकोनॉमी, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि श्रमिकों को सम्मिलित करके सामाजिक सुरक्षा के दायरे को विस्तृत किया जाना शामिल है, जो सही दिशा में आगे बढ़ाया गया कदम है। देखिए अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को, गिग वर्कर्स को, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को, सबको इंट्रोड्यूस किया है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष सावधि अनुबंध, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। अब होता क्या है डायरेक्ट फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, तो समझिए। देखिए डायरेक्ट फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक कंपनी या एक एंटरप्राइज एक एम्प्लॉय को ऑफर करती है, लेकिन सिर्फ एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 1 साल होता है, लेकिन इसको फर्दर रिन्यू भी किया जा सकता है एक बार जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। अभी जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होता है, इसका बेसिक सा मतलब आप समझ लीजिए कि भाई जो एम्प्लॉय है वो कंपनी के पेरोल्स पर काम नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने यहां पे ये बात करी कि भाई डायरेक्ट फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट सुनिश्चित करने की जरूरत है। प्रवासी श्रमिकों के लिए एक डेटाबेस के रखरखाव और पर्याप्त रूप से वित्त पोषित सामाजिक सुरक्षा निधि को बनाए रखने जैसे अन्य पहल किए गए हैं, जो कि अलग अलग इनिशिएटिव्स जो हैं, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको सही तरीके से, किस तरीके से उनको बनाया जाए, किस तरीके से उनको इम्प्लाई किया जाए। साथ ही साथ जो आपके माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका एक डेटाबेस क्रिएट किया जाए, और भाई सामाजिक सुरक्षा स्कीम्स, जिससे कि लोगों को कोई परेशानियां ना होने पाए। हालांकि ऐसी योजनाओं के प्रारूप एवं दायरे और पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स को सुनिश्चित करने के उपायों पर भी सवाल उठते रहेंगे। देखिए पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट, यहां पे एक बात आई है। पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स का मतलब होता है, देखिए ये कुछ ऐसे पर्क्स होते हैं जो एक एम्प्लॉय के प्लान में, एम्प्लॉय जब एक कोई काम करता है उसके प्लान में या उसके अकाउंट में कुछ बेनिफिट्स जो उसको मिलते हैं एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर से, उनको हम लोग बोलते हैं पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स। देखिए ये जो पोर्टेबल बेनिफिट्स होते हैं, ये इसका मतलब ये है कि ये एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर पे बड़े आराम से ट्रांसफर हो सकते हैं। अब जैसे देखिए मुझे कोई हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा लगा या कोई रिटायरमेंट प्लान मुझे पसंद आया, तो मेरा वो प्लान मेरे एक एम्प्लॉयर के पास चल रहा है, लेकिन अगर मैं चाहूं, मैंने कंपनी स्विच कर दी है, तो मैं उसी प्लान को दूसरे एम्प्लॉयर के पास भी लेकर के जा सकता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं द पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स। यहां पे किसी भी तरीके का कोई इंटरप्शन नहीं होता है इन सब चीजों को अरेंज करने में। इसके अतिरिक्त यह भी अभी देखना शेष है कि गिग इकोनॉमी में श्रमिकों की अस्थायी प्रकृति के कारण यह ढांचा कैसे काम करेगा। गिग इकोनॉमी मैंने बताया ना, जो परमानेंट नहीं है, जो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए काम कर रहे हैं, ये किस तरीके से अरेंजमेंट उनके लिए काम करेगा। आगे का रास्ता,
निसंदेह भारत में मौजूदा श्रम कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है, ये हम सब जानते हैं, बहुत जरूरी है। लेकिन देश में आर्थिक संकट की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह महत्वपूर्ण होगा कि संशोधन में श्रमिकों की चिंताओं को प्राथमिकता से संबोधित किया जाए। प्राइमरीली हमको ये करना है कि हमें श्रमिकों की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें एड्रेस करना है। वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करना आपूर्ति श्रृंखला को निर्बाध रूप से चलाए रखने के लिए आवश्यक है। इसलिए उदारीकृत श्रम सुधारों की आवश्यकता है। सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा वो ये होगा कि भाई हमें जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, सप्लाई चेन जो मैनेजमेंट है, उसको वापस से सुचारू रूप से लाना है। श्रम सुधारों के जरिए ही विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है, जो इस समय रोजगार सृजन के लिए अति आवश्यक है। देखिए, जितने अच्छे आपके लेबर लॉज के रिफॉर्म्स होंगे उतना ज्यादा आप जो है वो विदेशी निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे हमारे यहां पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। सरकार को श्रम कानूनों में सुधार करते समय मजदूरों के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि उन पर इन सुधारों का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। सरकार की पहली कोशिश होनी चाहिए कि जो भी श्रम कानून आ रहे हैं उसका किसी भी तरीके का इल इफेक्ट हमारे मजदूरों के ऊपर ना पड़ने पाए। तो ये तो था आज का एडिटोरियल। इससे संबंधित एक क्वेश्चन जिसका आप आंसर लिख सकते हैं, वैश्विक महामारी के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए किए जा रहे श्रम सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन होगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को एडिटोरियल एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।